अच्छा, जो मार्केट स्ट्रक्चर का भी हमने पढ़ लिया, उसके बाद जो चेंज ऑफ चार्ट होता है और मार्केट के जो ट्रेंड्स वगैरह होते हैं, या फिर हायर लो और लोअर लो, उसके बीच में डिमांड सप्लाई जोन, ये वो सारी चीज़ें। तो ये भी एक क्या थी, मार्केट के अंदर एनालिसिस करने के लिए टेक्निकल पार्ट की, ये एक स्ट्रैटेजी थी। इसी के साथ-साथ मार्केट में एक और चीज़ इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं टेक्निकल टूल्स फॉर टीए यूज़ इंडिकेटर्स। इस तरह से हमारे पास इंडिकेटर्स आते हैं। अब उन इंडिकेटर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक मूविंग एवरेजेस आ जाती हैं, मैकडी आ जाता है, उसके बाद फिर आरएसआई हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, वॉल्यूम हो गए। जैसे यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कि लाइक मूविंग एवरेज हो गया, उसके बाद हमारे पास मैकडी, मूविंग एवरेज के फुल फॉर्म होती है जी, एमए की फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज, और मैकडी की फुल फॉर्म है जी मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस एंड मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, ये होगी मूविंग एवरेजेस। और उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास आरएसआई आती है, जिसकी फुल फॉर्म आ जाती है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। फिर हमारे पास आ जाता है बीबी, जिसको हम कहते हैं बोलिंजर बैंड, और फिर वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो बाइंग सेलिंग की जो एवरेज निकल के आती है ना, उस चीज़ को कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है वीएल, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फिब की रेशो होगी, फिब लिखा जाता है और इसकी फुल फॉर्म आ जाती है फिबोनाची। फिर हमारे पास आ जाती है एक और चीज़, जिसको हम कहते हैं थ्योरी। फ्यूग भी एक तरह से थ्योरी के अंदर ही आता है। अ, और मगर एक टर्म आ जाती है थ्योरी की, और फ्यूग के ज़रिए उस चीज़ को मापते हैं वो। उसका ऊपर तौर पे एक चीज़ को देखने के लिए इसका एक रूल होता है कि फ्यूग को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और थ्योरी के अंदर ही एक और टेक्निकल का पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं वेव्स। जैसे लाइक इलीट वेव, ठीक है? ये चीज़ आ जाती है वेव में, इलीट वेव। अब इसके अंदर पैटर्न बन जाते हैं, वो पैटर्न इस तरह से आते हैं कि एक्स, ए, बी, सी, डी, ठीक है? या उसके बाद आ जाता है एबीसीडी, और इसी चीज़ को 1, 2, 3, 4, 5 के साथ भी कंसीडर कर लेते हैं। और फिर इसी के अंदर जो है ना आ जाती हैं, अ, बल्कि ये 3 चीज़ें ही आएँगी इसमें, एलीट वेव के अंदर। इसी के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, हा हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, वो भी थ्योरी के अंदर चीज़ आती है। हार्मोनिक पैटर्न्स। एक तो पैटर्न वो वाले थे जो मैंने आपको ट्रेंड के साथ बताए थे, जैसे डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न्स, तो वो ग्राफिकल पैटर्न में चीज़ें आती हैं। हार्मोनिक पैटर्न्स जो होते हैं ना, वो मखसूस किस्म की जो है ना वो हैयत बनाती हैं, यानी कि शक्लें बनाती हैं, या आप यूँ कह सकते हैं ग्रैब हो गया, बैट हो गया,
इसी तरह से जैसे मकड़ियाँ, ये बटरफ्लाई, इस तरह के ना मखसूस किस्म के चार्ट्स बनते हैं जिनको हम हार्मोनिक पैटर्न्स बोलते हैं। तो ये भी थ्योरी के अंदर चीज़ आती है और ये भी टेक्निकल का पार्ट है। ये चीज़ें यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं। अब ये 8 चीज़ें होगी और इसके अंदर ना फर्दर और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो यही इस्तेमाल होती है। इंडिकेटर्स वगैरह वो क्या है कि मैंने पहले भी आपको समझाया था जब हम क्लास में पढ़ रहे थे कि इंडिकेटर वाले शॉर्ट टर्म के अंदर। कि इंडिकेटर का मतलब क्या होता है इंडिकेट करना, इंडिकेशन देना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, रहनुमाई करना कि यार जो आपका टाइम ज़ाया हो रहा है ना, उस चीज़ से बचने के लिए आप लोग इस चीज़ को इस्तेमाल कर लो, ये स्पेसिफ़िक हमने बनाई ही इसलिए है। जैसे हम सीढ़ियों के अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो एक टेम्परेरी तौर पे सीढ़ी होती है, लकड़ी वाली हो सकती है या दूसरी भी वो लोहे की भी हो सकती है, स्टील वगैरह की और उसका अल्टरनेटिव ये हमने रखा हुआ है पक्की जो सीढ़ी होती हैं उनसे। और अगर इन दोनों चीज़ों को हम साइड पे छोड़ते हैं, तो हम एक कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपस के अंदर खड़ी करके कि यार हम छत पे जाना चाहते हैं, चलो सीढ़ी का हमारे लिए काम दे दे। तो वो जो हम जुगाड़ निकाल रहे हैं ना, वो बेसिकली क्या है इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं। अब मूविंग एवरेजेस जैसे है, मूविंग एवरेज के बीच में क्या होता है कि यहाँ से आपको मैं उधर लेके चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। ये स्क्रीन देखिएगा शेयर हुई है। हाँ जी, हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें लूना का चार्ट हम ओपन करके यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं। ज़बरदस्त। अब यहाँ पे देखें कि पहले तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि जहाँ पे जो हमने चार्ट को ड्रा किया था। इस लाइन को मैं ख़त्म करके यहाँ पे दूसरी लाइन ले लेता हूँ ट्रे वाली। ये हमने अपने स्पॉट को यहाँ पे ड्रा किया हुआ था, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखो ऊपर वाली साइड पे कि यहाँ से ब्रेकआउट ये देगा और यहाँ तक है। अब ये यहाँ पे क्यों गया और यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ है, इस जगह पे आप देख लो कि इस जगह पे पीछे ऑर्डर ब्लॉक लगे हुए थे, ठीक है? और वहाँ से उसने हुँ, रिवर्स ले लिया 66 से। तो अब ये नीचे इसने कितनी दफ़ा फेक ब्रेकआउट दिया है? एक ये फेक ब्रेकआउट दिया और 3 फिर दो यहाँ पे उसने ये और भी यहाँ पे भी यही काम किया है। तो अपने ज़ोन के बीच में ये घूम रहा है, इस वाले में, ये जो चीज़ है। 66 से हुँ, लेकर ऑलमोस्ट ये जो 65 का ज़ोन है 2 सेंट का, उसके बीच में ये अच्छी खासी ट्रेड कर रहा है, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे अच्छी आपको स्कैल्प वाली ट्रेडें मिलती हैं। तो जो हमने ये वाला अपना चार्ट ड्रा किया था ना कल, ये ऑलमोस्ट उसके इक्वल ये इसने टारगेट यहाँ पे हिट किया होगा इस जगह पे। हाँ, इंडिकेटर के हवाले से मैं जो बात कर रहा था ना आपके साथ, अब वो आप ये चीज़ देखो कि ये चार्ट है सिंपल। अब मैं कहता हूँ कि यार मूविंग एवरेजेस जो है, वो क्या काम करती हैं, उसका हमें फ़ायदा क्या होगा, मूविंग एवरेज का? वो ये चीज़ है कि मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे जो लो आया है और यहाँ पे जो हाई गया है, यहाँ पे भी हाई है, फिर यहाँ पे भी हाई है। तो इतने ज़ोन का ना ये जो ज़ोन चल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, मैं एक एवरेज निकालना चाहता हूँ कि जो मुझे फ़ायदा दे मार्केट के बीच में एंट्री या एग्ज़िट करने का। लाइक मूविंग एवरेज भी क्या करती है, एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। और जिधर हुँ, भी आप जाओगे, किसी भी इंडिकेटर पे जाओगे, किसी भी स्ट्रैटेजी के अंदर जाओगे, तो ये 2 चीज़ें तो कंपल्सरी आपको हर जगह पे मिलेगी ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारी क्या थी? कि डिमांड और सप्लाई ज़ोन। डिमांड सप्लाई ज़ोन क्या थे हमारे? वो बायर और सेलर से और बायर सेलर के बीच में ही जंग होती है हमेशा तजारत की।
वो थर्ड उसमें पार्टी होती ही नहीं है, वो तो थर्ड चीज़ ही नहीं होती। थर्ड चीज़ तो बल्कि वो होती है जिसके ऊपर ट्रेड चल रही होती है, जिसके ऊपर आपकी डील चल रही होती है। किस चीज़ को लेना है, किस चीज़ को सेल करना है, कितनी प्राइस पे लेना है, कितनी प्राइस पे सेल करना है। यही जंग है, बायर और सेलर की, खरीदने वाले की और बेचने वाले के दरमियान में। तो किसी भी इंडिकेटर के ज़रिए भी आप मार्केट में चले जाओगे ना, एट द एंड वो आपको एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही काम करेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि यार जब आप ट्रेंड लाइन्स लगाते हो, ये ये मेरे पास जो ट्रेंड लाइन है, अगर मैं इस चीज़ को लेता हूँ यहाँ से, ऐसे मैं ड्रा करता हूँ, ठीक है? और ऊपर वाली साइड पे भी अगर इसको मैं ड्रा कर देता हूँ, स्विंग इसका पॉइंट इस तरह से पकड़ के, ऐसे। अब ये वाला इसका स्विंग हाई है, नीचे वाला स्विंग लो है। तो मार्केट के बीच में जब-जब प्राइस टच कर रही है अपनी सपोर्ट यहाँ पे, तो वो क्या कर रही है वहाँ से बैक की तरफ रिवर्स कर रही है, यानी कि पुल बैक हो रहा है वहाँ से। ये इस जगह से आप देखो, ऐसे ही है। हुँ, अब फर्स्ट अटेम्प्ट हुई, उसने अच्छा खासा वहाँ से जो है ना ऊपर पंप किया, सेकंड टाइम हुआ फिर पंप किया, थर्ड टाइम थोड़ा-सा पंप किया लेकिन वहाँ से रिवर्स हो गई नीचे की तरफ मार्केट, ट्रेंड को ब्रेक कर गई। पीछे जो ट्रेंड चलता आ रहा था, ये वाला जो ट्रेंड था हमारे पास, ये जो लाइन आ रही थी नीचे की तरफ, उसने उसको ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, ऊपर की तरफ निकल गया यहाँ पे। अब ये आपके पास क्या आ रहा था, बुलिश पैनट आपके पास बन के आ रहा था क्योंकि ऊपर की तरफ है। सिमिलरली अगर इसके ऊपर मैं मार्क करता हूँ इस ज़ोन से, यहाँ पे आप देखो, फिर यहाँ पे आप देखो और थर्ड टाइम यहाँ पे आप देखो। तो एक चीज़ के ऊपर जितनी दफ़ा कोई चीज़ रिएक्ट करेगी, वो वीक होती जाएगी ना, चाहे वो रेजिस्टेंस है, चाहे वो हुँ, हुँ, सपोर्ट है। हुँ, तो यहाँ पे जब मार्केट ने पुल बैक किया, यहाँ पे उसने टच किया तो कितने परसेंट वो यहाँ से गई है अपने इस जगह से यहाँ पे, वो गई है तकरीबन 3%। अच्छा, उसके बाद फिर सेकंड टाइम जब उसने पुल बैक यहाँ पे किया तो कितने परसेंट गई है? ऑलमोस्ट फिर 3%, यानी कि दोनों कभी में 3-3% होगी। तो हमारे लिए लॉन्ग की जो पोज़ीशन बनती थी या सपोर्ट के अंदर जो बाइंग की पोज़ीशन बनती थी, वो अपनी यहाँ सपोर्ट से बनती थी। ताकि हम 3% का हुँ, प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं। फिर उसने यहाँ पे टच किया 3% का कर सकते हैं। अगर 3% नहीं भी करना कम से कम डेढ़ 2% तो हमें मिल जाता ना प्रीवियस पंप्स का भी अगर हम 50% तक आते हैं, तो हमें यहाँ हुँ, से मिल जाता। अब ये क्या वर्किंग कर रही है, एक तरह से सपोर्ट का काम कर रही है। हालाँकि ये ट्रेंड लाइन है। इसी चीज़ को अगर मैं लेकर आ जाऊँगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के अंदर, लाइक यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल ले लो इस जगह पे। इसको मैं अभी मार्क करता हूँ रेड के साथ ताकि हमें ईज़ी रहे समझ में। ये मैंने रेड के साथ मार्क कर दिया और इसकी मैं चेंजिंग कर देता हूँ डॉट्स के साथ या ये डैश लाइन ले लेते हैं, ये चीज़, ठीक है जी। ये मैं लगा रहा हूँ एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। ये देखिए ट्रेंड लाइन की तरह लगा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड लाइन्स आपको कहाँ पे मिलेंगी? अप या डाउन ट्रेंड में और जो हॉरिज़ॉन्टल लाइन आपको मिलेंगी, वो कहाँ पे मिलेंगी? साइडवेज़ ट्रेंड में। नीचे वाली को अगर मैं मार्क करता हूँ इस जगह पे, ठीक है? इस जगह पे इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। अब आप यहाँ पे देखें कि प्राइस जब-जब यहाँ पे आई है, इस जगह पे, उसने क्या किया, यहाँ से पुल बैक लिया ऊपर की तरफ, यानी कि सपोर्ट की काम कर रही है जब-जब प्राइस यहाँ पे आ रही है, नीचे की तरफ। और अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हॉरिज़ॉन्टल लाइन के अंदर, तो वो क्या वर्किंग कर रही है वहाँ पे, रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये आप देखो। तो किसी भी ट्रेंड के अंदर चले जाओ, किसी भी पैटर्न के अंदर चले जाओ, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, जो हायर लो या लो लो बनाती हुई आएँगी, या वो साइडवेज़ ट्रेंड हो, जिसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलेंगे, हॉरिज़ॉन्टल लाइन की सूरत में। तो हर जगह पे आपको 2 ही बंदे मिलेंगे। रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब वहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, नीचे सपोर्ट है तो इसका मतलब है वहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। दोनों के अंदर मिलेंगे आपको यही चीज़ें, पूरी मार्केट में ये 2 बंदे ही आपको मिलेंगे। अब प्रीवियस जो स्ट्रक्चर चलता आ रहा है, जब चार्ट चेंज होते जाएँगे, तो हम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, वो ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे चार्ट की चेंजिंग हो रही है, जो सपोर्ट ऑलरेडी बनती हुई आ रही थी, वो चेंज हो रही है। जैसे ये देखें, ये ऊपर का पैनल बना हुआ अभी यहाँ से आपने देखना है, मैं वर्टिकल लाइन एक यहाँ पे लगाता हूँ, ड्रा करता हूँ अपनी इस लाइन से और इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक।
और इसको हम ले लेते हैं लाइन के अंदर। ये जो ब्लैक लाइन है डार्क वाली, अभी आपने यहाँ से सेशन को देखना है आगे की तरफ क्या मूवमेंट वो दे रहा है। ये ब्लैक लाइन जो है, अब ब्लैक लाइन ये अप ट्रेंड जा रहा था ऊपर की तरफ और ये कहाँ पे आकर टूटा है? इस जगह पे आकर टूटा है, हुँ, इस जगह से, आल्ट और बी। अब ये जो 2 मैंने लाइनें ड्रा की हैं ब्लैक कलर की, ये 2 लाइनें, इसके दरमियान में कौन-सा चैनल बन के आया है? यहाँ पे आया है चैनल बुलिश पैनल, जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम अगर ये देखें कि भाई कितनी दफ़ा ये ऊपर जाएगा 1, 2, 3 वो ही एलीट वेव वाली अब यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ। यहाँ पे ड्रा ये देखें, ये पैटर्न वाला ऑप्शन है, पैटर्न्स आ रहा है। हुँ, एबीसीडी आ गए, साइफर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, एबीसीडी आ गया, ट्रायंगल, 3 ड्राइव्स पैटर्न हो गया। इलियट वेव की पूरी थ्योरी आ गई। इलियट वेव की इम्पल्स वेव हो गई 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से एबीसी हो गई, एबीसीडी हो गई, यानी कि ये सारे यूज़ किए जाते हैं अलग-अलग फैक्टर्स के लिए। अब यहाँ पे बिल्कुल। अगर मैं ले लेता हूँ ड्राइव्स को, यानी कि एबीसी को ले लूँ या 1, 2, 3, 5 को मैं ले लेता हूँ कि इलियट वेव की इम्पल्सिव वेव जो है। अब इसको अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ से स्टार्टिंग की 0 से 1 पहली ड्राइव यहाँ पे लगी, दूसरी यहाँ पे लगी, तीसरी यहाँ पे लगी, ये चौथी लगी यहाँ पे। हालाँकि यहाँ पे इसको जाना चाहिए था इस जगह पे, अगर मैं इसके हुँ, ज़रिए देखता। लेकिन एलीट वेव की जो इम्पल्स वेव होती है ना, वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए इस्तेमाल नहीं होती, वो हाई टाइम फ्रेम के लिए इस्तेमाल होती हैं, लंबे ट्रेंड को मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि नहीं, अगर हमने और क्योंकि इंडिकेटर्स का इस्तेमाल अगर आपको पता होगा किस तरह से करना है, तभी वो आपको फ़ायदा देंगे ना। हुँ, अगर कोई भी चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है, वो किसी न किसी मकसद के लिए पड़ी हुई है। वो मकसद जब आपको पता चल जाएगा, तो उसका इस्तेमाल करना भी आपको आ जाएगा। इसलिए बिल्कुल। यहाँ पे अगर मैं इसको खत्म करता हूँ एलीट वेव को और मैं दूसरी चीज़ ड्राइव को देखता हूँ कि यार यहाँ पे क्या करेक्शन है। वो कौन-सी है कि हम यहाँ पे एबीसीडी को लेते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग हुई ए, बी अच्छा जी, सी के ऊपर आया, अब ये डी के ऊपर चला गया। यानी कि ये इसका जो पैटर्न था ना, ये कंप्लीट हो गया एबीसीडी। अब दोबारा क्या वो नीचे की तरफ रिवर्स होकर आएगा अपने ए के ऊपर। जहाँ से उसने स्टार्टिंग की है, ट्रेंड एंड हो गया, वहाँ से क्या होगा रिवर्स होगा नीचे की तरफ। और उसकी हाइट हम अगर वैसे भी निकाल लें दूसरे तरीके के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइस रेंज के ऊपर जाके आपने स्विंग हाई और स्विंग लो में से उसकी वो निकालनी है, परसेंटेज कितने परसेंट वो नीचे जा सकता है, तो वो आपका क्या होगा टारगेट बन के आता है। तो ये जो हमारा ट्रेंड लाइन की स्विंग हाई थी और ये स्विंग लो थी, इसके दरमियान से अगर मैं निकालता हूँ इस चीज़ को और जहाँ से ट्रेंड जो है वो ब्रेक करेगा, तो मेरे लिए ये टारगेट हो सकता है। बिल्कुल। तो ये टारगेट सेम जितनी यहाँ पे हाइट बनी है, देखें टारगेट वहाँ पे क्या है, नीचे उसके लिए सपोर्ट भी थी, प्रीवियस ट्रेंड के साथ-साथ, उतनी ही हाइट भी निकल के आई है और आगे वाला जो चार्ट कंटिन्यू है, वो चार्ट भी अब चेक कर लो ए के ऊपर पूरा आया हुआ है इस जगह पे, 19-20 का मैंने आपको पहले भी फ़र्क बोला था चलता है। ये जो ए हुँ, है, यहाँ पे अगर आप देखते हो और यहाँ से ये जो इसने लिक्विडिटी उठाई है, ये जो ये ब्लू वाली कैंडल है, इसका जो लो है, यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रा करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो उसने विक को दोबारा से यहाँ पे लगाया हुआ है। तो हम यहाँ पे हुँ, क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका डबल बॉटम नीचे लग चुका होगा पूरा इस तरह से, जो कर्व इसका बन के आया है। जो इसका पूरे का पूरा कर्व बन के आया है ना, उसको हम कह सकते हैं कि इसने यहाँ से पूरा किया है ऐसे करके। तो यहाँ पे एक और टूल है, कर्व वाला, ये हम ले लेते हैं। तो इस तरह से, ठीक है? ये पूरा इसका कर्व बन के आया हुआ है नीचे की तरफ। तो हर बंदे का अंदाज़ क्या होता है, अलग-अलग होता है, अलग-अलग फैक्टर्स के साथ वो अपने चार्ट का एनालिसिस करता है और चीज़ को देखता है। अब प्रीवियस जो हमारे पास ट्रेंड निकल के आ रहा था, वो पैनल जो बन के आ रहा था बुलिश, वहाँ पे अपने पूरे उसने ड्राइव्स को और एबीसीडी को ओके किया
वहाँ से ट्रेंड को उसने ब्रेक किया, पहला हमने टारगेट यहाँ पे निकाली, यहाँ पे हमारा पूरा सेशन ब्रेक हो गया, यानी कि जो ट्रेंड था वो ही बदल गया। अब अगर हम देखेंगे अब ये बिल्कुल हाई है, डी वाला पॉइंट इसका हाई है क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है ना नीचे। तो अब हम हुँ, यहाँ पे एक अगर ट्रेंड लाइन लेते हैं और इस हाई को आगे जाके इस तरह से जोड़ देते हैं, ऐसे करके। तो अब ये अब वाला जो ये टारगेट था, अभी के टाइम का जो टारगेट था, जो टूटा है, इस तरह से करके। ये जो अब ये क्या हो रहा है, ये बेरिश बनता जा रहा है ना, इसका मतलब क्या अगर अब मार्केट ने रिवर्स करना ऊपर की तरफ। मार्केट अब ऊपर की तरफ रिवर्स करेगी ना, अगर कर्व वाले पॉइंट को मैं यहाँ से हुँ, पकड़ता हूँ और यहाँ पे इसको मैं लेकर आता हूँ इसके इक्वल और इसको मैं नीचे से खींचता हूँ, तो मार्केट ऐसे ही ऊपर जाएगी ना, यहाँ से बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगी। हुँ, तो अब यहाँ पे देखो सेम ऐसे ही वो करता जा रहा है, यानी कि यहाँ पे उसने ग्रीन कैंडल बनाई है, 15, 15, 30 और ये 30 हो गए। यानी कि पिछले 1 घंटे के से जो है ना ये मार्केट ऊपर की तरफ पंप कर रही है और वहाँ से वो सस्टेन होने की कोशिश कर रही है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई जब यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ लिया, यहाँ से उसने रीटेस्टिंग की, अब ये इसका टारगेट बनने के लिए रेडी है। यानी कि 66 के करीब ये टारगेट अपना अचीव कर सकती है। और अगर हम इन ठीक है। दोनों स्विंग डी वाले पॉइंट को और जहाँ पे ये मूविंग एवरेज लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं टारगेट को निकालने की कोशिश करता हूँ हाइट को माप के और ब्रेकआउट के ऊपर जाके उसको मैं रख देता हूँ इस जगह पे। ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो ये देखें तकरीबन 2% का हमें टारगेट ईज़िली मिल रहा है। हुँ, तो कोई चीज़ मतलब कि माइंड में बैठ रही है कि यार जो वेव्स होती हैं या चीज़ें जो निकल के आती हैं वो एक-दूसरे के साथ लिंक होती हैं। प्रीवियस चार्ट के बीच में जो मूवमेंट हो रही होती है उसको देखकर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो चार्ट होता है वो अपने हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा होता है। हाँ, बीच में अगर कोई सडनली कोई ऐसी चीज़ बन जाती है लाइक बैड न्यूज़ आ जाती है, मार्केट डंप कर जाती है, उसको हम कह देते हैं ठीक है यार हमारा जो चार्ट चल रहा था उसके अकॉर्डिंगली ये इनवैलिड हो गया। अब क्यों इनवैलिड हो गया भाई सिंपल सी बात है कि वो मार्केट के बीच में कोई बैड न्यूज़ ऐसी आ गई है और पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो वो उसके अपोज़िट चले गई है मार्केट। अब ये सारी चीज़ें ड्रा जो मैंने की हैं, इसके बीच में आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? नई चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ से मैं सारे चार्ट को भी कर देता हूँ मैं रिमूव। ये लो, अब हमारे पास सिंपल बन के आ गया। अब जिस बंदे ने मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड को लेना है, तो उसके लिए आप मुझे ये चीज़ बताओ कि क्या ईज़ी नहीं है जब वो सिर्फ़ रेंज लो, रेंज हाई और मिड रेंज को ड्रा करता है, उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड लेता है। बाकी जो मैंने हुँ, आपको ड्रा करके चीज़ें बताई हैं, वो मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि वो मेरे ज़हन में चीज़ें बैठी हुई हैं, मुझे ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस के साथ-साथ आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएँगी और एक अच्छा ट्रेडर वही होता है, जिसका चार्ट नीट और क्लीन होता है। हुँ, अब मैं जैसे जाता हूँ कि यार मैं देखना चाहता हूँ 1 घंटे के अंदर और 1 घंटे में जाके मैं इसकी जो रेंज है वो निकालना चाहता हूँ लाइक मिड रेंज, लो रेंज और हाई रेंज। मैं कहता हूँ कि यार ये मैं आ गया हूँ, इस पॉइंट के ऊपर ये इसकी जो है ना रेंज लाइन को हम ले लेते हैं और इसको हम ब्लू कर देते हैं वापस। मैं कहता हूँ यार ये इसकी जो है ना रेंज है जी लो रेंज, हुँ, ठीक है जी? और उसके बाद इसके ऊपर मैं ड्रा करके ऊपर लेकर चला जाता हूँ इस जगह पे। ये आ गया जी मेरा मिड रेंज और इसी को मैं लेकर चला जाता हूँ ऊपर की तरफ, तो मैं ये कह देता हूँ कि भाई ये वाला मेरा पॉइंट है रेंज हाई, हाई रेंज। अच्छा, अब ये मैंने 1 घंटे के ऊपर इसको ड्रा कर लिया कि यार यहाँ पे ना 1 घंटे के हिसाब से ये इसका पॉइंट है। अगर मैं 30 मिनट में आता तो मुझे और अच्छे से मार्केट जो है ना वो एक डायरेक्शन देगी। ये आधे घंटे के अंदर मुझे दे रही है। अब आधे घंटे के अंदर क्या बता रही है मार्केट कि भाई आधे घंटे में मिड रेंज के ऊपर अपनी सपोर्ट बनाकर बैठी हुई है मार्केट। और हुँ, अगर वहाँ से मैं ट्रेंड को चेक करता हूँ तो भाई यहाँ से मार्केट जो है ना इस वाले ट्रेंड को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। अगर तो यहाँ से ये ब्रेक कर जाती है, तो ये मेरे पास टारगेट निकल के आएगा ये वाला। यहाँ से अगर ब्रेक कर देती है, तो हमारे पास जो टारगेट क्या ऊपर वाला आएगा समथिंग कोई 71-70 वाला टारगेट आएगा। अगर इसको ब्रेक करके अब हाई रेंज के ऊपर वाली साइड पे, ये जो विक लगी हुई है, क्या इसके ऊपर लोगों हुँ, के ऑर्डर नहीं लगे होंगे जिसको वो ट्रिगर करेगी?
लगेगा। जब ट्रिगर होंगे तो ऑटोमैटिकली प्राइस नीचे थोड़ा-सा ड्रॉप होगी और जब ड्रॉप होगी तो ये ऊपर वाली साइड पे हमारा क्या बनेगा? डबल टॉप इस जगह पे, ऐसे ही बनेगा। हुँ, और फिर क्या होगा मार्केट जब इस रेंज हाई वाली लिक्विडिटी स्वैप कर लेगी ना, उसके बाद जब थोड़ी-सी रिवर्स करेगी मार्केट है, तो पॉसिबिलिटी है दोबारा मिड रेंज के ऊपर आ जाए और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हल्की सी और नई सपोर्ट बनाए इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि अब लोगों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब इस पॉइंट के ऊपर वो सपोर्ट बनाएगी। जैसे यहाँ से हम कहते हैं कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देगी इस जगह पे और क्योंकि प्रीवियस इसकी यहाँ पे वो बार लगी हुई है, यहाँ से ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगी, नीचे आएगी, रीटेस्टिंग के लिए सपोर्ट बनाएगी। अब जो उसके लिए पहले ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, अब क्या हो गई जाएगी सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम नोट सपोर्ट। यहाँ से वो सपोर्ट लेगी, फिर क्या करेगी इस पॉइंट के ऊपर जो ऑलरेडी पीछे बेरिश कैंडल है, वहाँ पे वो ऑर्डर ट्रिगर करेगी और अब ये हाई लो के ऊपर इस जगह पे सपोर्ट बनाएगी, जो पहले उसके लिए रेजिस्टेंस हुई थी। अब फिर यहाँ से हुँ, रिवर्स करके प्रीवियस को ये ऊपर ऐसे टच करेगी। ऊपर वाले ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगी, फिर नीचे सपोर्ट बनाएगी। फिर यहाँ से ये ऑर्डर उठाएगी और मार्केट इस तरह से ऊपर तरफ कंटिन्यू करेगी। तो क्या यहाँ पे वही हायर लो वाली सूरत नहीं आ गई? हुँ, मार्केट नीचे की तरफ गई, वहाँ से रिवर्स होके ऊपर की तरफ आ गई। ऊपर की तरफ गई, वहाँ से मार्केट रिवर्स होके नीचे की तरफ आ गई। तो हर टाइम फ्रेम के अंदर और हर स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ चेक कर लो, या तो हायर हायर बन रहे हैं या हायर लो बन रहे हैं, साइडवेज मार्केट जा रही है। यानी कि एक ही ठीक हो। आपको मूवमेंट का इज़िली अब आपको पता चल रहा होगा कि जो आपने चार्ट के बीच में चीज़ें आप देख रही हो और व्हाइट बोर्ड में जो आपको चीज़ें समझाई थी, इस तरह से मार्केट मूवमेंट देती है। और दूसरे नंबर के ऊपर जहाँ पे हमने जो टारगेट निकाला हुआ है, सेम उसी तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये इसी चीज़ को आप ले लो, क्या आपको ये ट्रायंगल जो उसी टाइप का कोई पैटर्न बनता नज़र नहीं आ रहा? जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे सिमेट्री ऊपर ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। यहाँ पे आप देखो ज़रा अब इस चीज़ को। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या है? ऊपर से भी नीचे हाई लो और नीचे से सपोर्ट बनाता हुआ ऊपर। अगर इसको मैं कहता हूँ असेंडिंग ट्रायंगल, तो असेंडिंग में और सिमेट्रिकल में और डिसेंडिंग में आप चेक करो। असेंडिंग में क्या आएगा? ऊपर वाली साइड पे उसको आएगा इक्वल हाई आएँगे। डिसेंडिंग में क्या आएगा? नीचे वाली साइड पे इक्वल हाई आएगा और सिमेट्रिकल में क्या आएगा? ऊपर-नीचे दोनों साइडों के ऊपर हुँ, भी उसको इक्वल नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल आ रहा है क्योंकि नीचे उसको सपोर्ट मिल रही है, हुँ, इस जगह से। ये भी सपोर्ट है, उसके बाद इसके लिए ये भी सपोर्ट है, ठीक है जी? और जो रेजिस्टेंस उसको मिल रही है वो ऊपर की तरफ मिल रही है। एक ये रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है और फिर ये रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर आप जाते हो उसको ड्रा करने के लिए, तो वो भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, चार्ट को ड्रा करने के लिए ना, अलग से भी। ये टूल अलग-अलग यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ये लो, ये ट्रायंगल आ गया, यहाँ से हम चीज़ को लेते हैं ऐसे करके और आप उसको ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए, हो गया ना? सीधा-सीधा वो ट्रायंगल बन के आ गया आपके पास। हुँ, तो अलग-अलग टूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, अपने माइंड में उन चीज़ों को बिठा सकते हो कि आपके माइंड में ये चीज़ें नक्श हो जाएँ। तो ये चीज़ें आस्ते-आस्ते आपको कैसे पता चलेंगी? जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अलग-अलग ज़ाविये के साथ आप चीज़ का एनालिसिस कर लेते हो। आपको फैक्टर्स अच्छे-अच्छे मिल जाते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे ये चीज़ की पॉसिबिलिटी है। तो जहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रही हो और कैलकुलेशन वहाँ पे चलती है तो वहाँ पे आप थोड़ा-सा वेट करते हो, अवॉइड करते हो उस ट्रेड से कि यार यहाँ पे तो मुझे कोई इम्पल्सिव वेव नहीं मिली। इम्पल्स वेव क्या होती है? इम्पल्स कैंडल क्या होती है? जो अच्छी एक ही तरह से मूवमेंट देती है। जैसे यहाँ पे आप देख लो लोअर रेंज से ये मार्केट एकदम से ऊपर गई है, मिड उसने रेंज रेंज हाई के ऊपर सारे ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया मिड रेंज को ब्रेक करके। अब यहाँ पे वो आस्ते-आस्ते नीचे की तरफ आ रही है और मिड रेंज के ऊपर अच्छे से वो बैठी हुई है। सुकून के साथ बैठी है मिड रेंज के ऊपर। अब वो मिड रेंज के ऊपर बार-बार सपोर्ट ले रही है। अब क्या ट्राई कर रही है कि भाई असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेकआउट दे।
तो यहाँ से जब वो ब्रेक और देगी वो ऊपर की तरफ जाएगी मार्केट और फिर वो रेंज हाई वाली के ऊपर जो ऑर्डर लगे हुए हैं उनको एग्जीक्यूट करेगी। क्लियर होगी ये चीज़? लेकिन अभी तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस से नीचे आ गई ना। फिर नीचे आ गई ना, ये रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ गई है। अभी इस कैंडल को शुरू हुए कितना टाइम हुआ है? तकरीबन कोई 9 मिनट हुए हैं। 8 मिनट। मैं जाता हूँ 15 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे आप चीज़ चेक करो, आपको और भी अच्छे अंदाज़ के साथ पता चल जाएगी। ये देखो, कि उसने पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस से उसने वो लिया है, रेजिस्टेंस लिया है। वो क्यों लिया है ये देखो। ये वाले ज़ोन के अंदर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे, इस ज़ोन में। ये देख रहे हो आप? यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि ऑर्डर को नीचे फेंक रहा है, इस तरह से। ये ऐसे कर रहा है, ऐसे। हुँ, यानी कि साइडवेज़ घूम रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यार अच्छा वो बड़े बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से तो ये ठीक है, ऊपर तरफ जा रहा है। मैंने ऑर्डर लगाया भाई ये तो ऊपर जा रहा था, ये क्या हो, ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसलिए छोटा टाइम फ्रेम जो होता है ना बेसिकली ये आइडेंटिफ़ाई करने के लिए होता है कि हमारी एंट्री एग्ज़िट अच्छे वाली कहाँ पे बन रही है। क्योंकि मार्केट ओवरबॉट तो होती है ना, या ओवरसोल्ड होती है। मार्केट या तो ओवरबॉट होती है या ओवरसोल्ड होती है। तो ये चार्ट पैटर्न को एनालिसिस करने के लिए हम इस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से भी आप इसको चेक कर सकते हो और अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। अब ये जो चीज़ हम मैन्युअल करते हैं, तो इस चीज़ की रेंज निकालने के लिए हम अलग-अलग इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज़ करें मैं इसको करता हूँ सारे को ड्रा और ये इंडिकेटर के ऑप्शन में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? ये स्विंग लो एंड स्विंग हाई लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बंदे ने इसको क्या किया हुआ है कि कोडिंग करके बनाया हुआ है। तो पैटर्न स्मार्ट के नाम से उसने इस चीज़ को लॉन्च किया हुआ। तकरीबन 27,656 के करीब बंदे हैं जिन्होंने इसको स्टेबल में ऐड करके वो इसको इस्तेमाल करें यानी कि लाइक किया हुआ उन्होंने। मैं इसको वन टाइम क्लिक करता हूँ और वो देखो वो चीज़ ड्रा हो गई है। अब यहाँ पे आप देखो रेड वाला मार्क जो है वो आपके लिए क्या है? वो आपकी रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस और जो नीचे आपका ग्रीन वाला है वो क्या है आपके पास है? सपोर्ट। वो सपोर्ट, ठीक है जी। और इस जगह पे आप देखो उसने क्या किया हुआ है कि स्विंग हाई जो एग्ज़िट है स्विंग हाई सारा उसने क्या किया एसएल वगैरह अपना सेट किया हुआ कि ये आपका एसएल बन सकते हैं, ये आपका टीपी वगैरह बन सकता है, जैसे भी आप उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हो। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हम मैन्युअल कर रहे थे, वो उस एक इंडिकेटर ने कर दिया काम, वो देखो खुद ब खुद उसने प्लॉट कर दिया। पीछे भी चले जाओगे हर चीज़ आपको शो कर देगा। किसी टाइम फ्रेम में भी जाओगे हर टाइम फ्रेम के अंदर वर्किंग करेगा। 4 घंटे में मैं गया हूँ, 4 घंटे में देखो कि हर चीज़ शो कर रहा है कि यार यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, ये देखो। स्विंग ये हाई है और ये देखो ये हाई है और अभी की करंटली वो बता रहा है कि ये सिचुएशन है कि यहाँ से इसका जो है ना स्विंग लो इसका ये है जहाँ से एग्ज़िट कर सकते थे आप मार्केट से ये आपका ऐसा लग सकता है और यहाँ से ये ऊपर जो लेकर गया ना ये अच्छा खासा इसका पॉइंट है। हुँ, स्केलिंग वाला। तो क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि ये मैनुअल बीच में इसकी रेंज है। इसी तरह से अगर आप कोई भी और भी इंडिकेटर लगाना चाहो लाइक इसी जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही लेकर कर लो आप बात। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये नीचे आपको और भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है? एल्गो का। वन टाइम मैं क्लिक करता हूँ, तो उसने देखो ड्रा कर दिया, उसने किसी और अंदाज़ के साथ ड्रा किया, हुँ, ठीक है जी? और मतलब कि कॉम्बिनेशन होता है हर हर बंदे का जिसने बीच में काफ़ी चीज़ों को कंबाइन किया होता है। इसने क्या किया हुआ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स विद ब्रेक्स। अब ये देखें कि ये बी का मतलब आ रहा है, उसने बोला कि ये जो सपोर्ट ऑलरेडी पहले थी ना, उसको ब्रेक करके नीचे चला गया। ठीक है। पीछे अगर कोई हम चीज़ देख लेते हैं, उसका वो शो ऊपर वाले को मैं बंद कर देता हूँ, ताकि उसको आसानी से समझ आ जाए। इसको बल्कि हम खत्म कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब सिंपल हमने ये लगा ली, एक ही। यहाँ पे वो देखो कितनी अच्छी अंदाज़ के साथ बता रहा है कि यार ये इसका है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक उसने किया यहाँ से और ये नीचे आता गया, ये इसके लिए पहले सपोर्ट था, उसको उसने ब्रेक कर दिया यहाँ से, अब ये इसने यहाँ पे सपोर्ट बना ली नहीं। हुँ, और यहाँ से ये मूवमेंट दे रहा है ऊपर की तरफ। ये इसकी जो हाई रेंज है ना, वो ये वाली है 4 घंटे के अंदर लूना की 80 वाली। और अगर इसको मैं 12 घंटे में जाके देखता हूँ, वहाँ पे हमें कौन-कौन सी चीज़ें वो शो कर रहा है। अच्छा 12 में नहीं जाएगा, ये 1 डे में जाके चेक होगा क्योंकि ये फ्री वाला चल रहा है। अब ये देखो 1 डे के बीच में, 1 डे के बीच में अच्छा खासा इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है कि कब से ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखो। उसने ब्रेकआउट दिया है इसको यहाँ से और वहाँ पे टेस्टिंग के ऊपर है, 1 डे के अंदर। हुँ, और अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर जा रहा है और सिर्फ़ इसको माइनर सी सपोर्ट कौन-सी है, ये वाली है।
ये चीज़ बीच में, जिसको हम 1 डे के ऊपर ये कंसीडर कर सकते हैं 88। और यहाँ से क्या करेगा, इस जगह से, यहाँ पे टच करके यहाँ पे सपोर्ट दे सकता है, ठीक है? या जो पहली वो सपोर्ट करेगा ना, लेगा, वो यहाँ से भी ले सकता है कि यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, यहाँ से वो फिर रीटेस्टिंग करे और फिर ये वाली इसके लिए रेजिस्टेंस आए और फिर यहाँ से सपोर्ट ले और यहाँ पे फिर इसको टच करे। तो वो देखो फिर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा, हाई लो, हाई लो इस तरह से बनाता हुआ, हाई हुँ, हाई ऊपर जाएगा। तो ये जो काम हम मैनुअल करते हैं, वो काम किसने कर दिया? वो इंडिकेटर ने कर दिया। सपोर्ट हुँ, और रेजिस्टेंस के लिए। अब जैसे मैं इसको खत्म कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यार इस चीज़ को तो मैंने खत्म कर दिया, मैं ना लेना चाहता हूँ इंडिकेटर मूविंग एवरेज का। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं मूविंग एवरेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, मूविंग एवरेज को लगाने से पहले आप थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट समझ लो, मूविंग एवरेज को लेकर क्या-क्या होते हैं। अ, व्हाट इज़ मूविंग एवरेज? व्हाट आर द यूज़ केस? ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ कि यार ये है क्या चीज़ और इसका जो यूज़ केस है ना वो क्या है? अब देखिए मूविंग एवरेज हम कहते हैं कि प्राइस हाई और प्राइस लो के दरमियान में जो एवरेज एक निकल के आती है, तो उस प्राइस को जो शो करती है ना मार्केट के ऊपर प्लॉट करके वो चीज़, उसको मूविंग एवरेज कहते हैं। ये इंडिकेटर इसलिए इस्तेमाल होता है कि प्रीवियस जो 4-5 कैंडल गई हैं, 20 कैंडल्स गई हैं और वहाँ पे जो हम उसको लेना चाह रहे हैं, लाइक अगर मैं चूज़ करता हूँ मूविंग एवरेज को 10 एमए यूज़ करता हूँ, ठीक है? और टाइम फ्रेम मेरा होगा जी 5 मिनट का। अब इसका मतलब क्या होगा कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और प्रीवियस जो 5-5 मिनट की 10 कैंडल्स है ना, उसकी एवरेज मुझे निकाल के वो देगा। तो यहाँ पे बाइंग है या यहाँ पे सेलिंग है। तो जब मेरा टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा, 10 मिनट के ऊपर चला जाएगा, तो अब मुझे 10 मिनट की जो प्रीवियस कैंडल 10 होंगी, उसका मुझे डाटा निकाल के देगा। अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज मैं चूज़ करता हूँ 10 की जगह पे 20, तो अब क्या होगा कि प्रीवियस मुझे 5 मिनट की जो 20 कैंडलें हैं ना, उसका डाटा शो करेगा। अच्छा। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? हुँ, अगर मूविंग एवरेज भी चेंज कर दूँगा, टाइम फ्रेम भी चेंज कर दूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे डाटा शो करेगा। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन एमए में यूज़ करना चाहता हूँ 20 एमए, तो टाइम फ्रेम मेरा क्या है, वो 5 मिनट का ही है। तो अब क्या होगा, प्रीवियस ऊपर वाली की जो कैंडल्स होंगी, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, नीचे भी हम इसको 5 मिनट लगा देते हैं, ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर इसको इक्वल कर देते हैं कि प्रीवियस प्रीवियस हमारी आएगी 10 कैंडल्स ऑफ 5 5 मिनट। मिनट्स, ओके? अब अगर इसी को मैं नीचे लेकर आता हूँ, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम अब कर देंगे 20 के 20। ऊपर, 5 मिनट 20 के आ जाएँगे, यानी कि प्रीवियस जो कैंडल्स होंगे अब मेरे पास कितनी आएँगी, एवरेज मेरे पास निकल के आएगी 20 की आएगी, 20 कैंडल्स ऑफ 5 मिनट्स। अब इसी का ही आप थोड़ा-सा अपोज़िट कर लो। तो अगर मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है जी? अब 10 मिनट का टाइम फ्रेम मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे मेरे पास अब जो शो करेगा, 10 मिनट के पीछे वाली 10 कैंडल शो करेगा। अगर इसी चीज़ को मैं ले लेता हूँ कि भाई नहीं 100 कर दो मुझे और नीचे वाली को अब 200 कर दो। तो अब क्या होगा कि 10 को हम डिवाइड 100 जो मूविंग एवरेज हमारे पास निकल के आई है ना 10 मिनट की, तो पीछे जो 10-10 मिनट की 100 कैंडल्स होंगी, हुँ, पीछे जो 10-10 मिनट की 100 कैंडल्स होंगी, उसका डाटा हमें शो करेगा ना। हुँ,
ये भी 10 मिनट आ गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 100 लिख देंगे और नीचे हम 200 लिख देंगे, ऐसे ही है। अब अगर मैं कैलकुलेटर के ऊपर जाता हूँ और 100 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 10 के ऊपर, तो अगर हमने 100 कैंडल पीछे देखी 10-10 मिनट की, इसको हुँ, मैं डिवाइड कर देता हूँ अ, डिवाइड 10, तो ये मेरे पास आएँगे 10 घंटे। 60 है ना, 60 को हम डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर, तो ये मेरे पास 6 आएँगी और 100 को जब हम डिवाइड कर देंगे इसके ऊपर 60 पे, तो 1.6 यानी कि ऑलमोस्ट पीछे मुझे डेढ़ घंटे की जो कैंडल्स है वो और डेढ़ घंटे का जो जो भी एक सीन चला है ना, डेढ़ घंटा पहले, 2 घंटे पहले, उसका मुझे सारा सिनेरियो निकाल के दे देगा कि भाई यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है, रेजिस्टेंस बनी हुई है। ये चीज़ कर देगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये हाँ किस जी। किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए काम करते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा-सा लॉजिकली तौर पे आपको इस चीज़ को समझना है। जितनी छोटी मूविंग एवरेज होगी, अगर प्राइस उसके नीचे होगी, तो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, लेकिन थोड़ा-सा वीक। ठीक है। प्राइस अगर नीचे चल रही है और मूविंग एवरेज के ऊपर लगी हुई है, जैसे मैं कहता हूँ 10 एमए है, ठीक है? हुँ, और प्राइस प्राइस चल रही है इसके नीचे, प्राइस बिलो दैट, ठीक है? तो वो क्या करेगी? इज़ इक्वल टू फिर वो रेजिस्टेंस हो जाएगी ना उसके लिए, हुँ, रेजिस्टेंस का काम करेगी। और अगर मैं कहता हूँ कि प्राइस इसके ऊपर है, यानी कि 20 से ऊपर है, 20 एमए मैंने लिया हुआ है प्राइस को, ठीक है? प्राइस इज़ अबव दैट, स्पॉट हो जाएगी। तो अब ये उसके सपोर्ट का काम करेगी। तो इसको हम क्या देंगे? सपोर्ट। ऐसे ही आ जाएगा काम। हुँ, अब जितनी छोटी मूविंग एवरेज होगी उसके लिए वो उतना ही रिएक्ट करेगी अच्छे वाला रेजिस्टेंस या सपोर्ट के लिए। सेम लाइक ऐसे जितनी बड़ी मूविंग एवरेज होगी, वो काम क्या करेगी उसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अच्छे तरीके के साथ। तो जिस हिसाब का टाइम फ्रेम होगा उस हिसाब से मूवमेंट भी उसी तरह की देगी। जितना बड़ा टाइम फ्रेम जितनी अच्छी मूविंग एवरेज उसी हिसाब से उसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। इसीलिए जब कोई भी छोटी मूविंग एवरेज जब कोई छोटी मूविंग एवरेज क्रॉस दे बड़ी को, तो उसको हम क्या कहते हैं? गोल्डन क्रॉस। क्योंकि तरतीब में आ जाएँगी ना अब, वो ऊपर की तरफ निकल जाएगी, प्राइस उसके दरमियान में आ जाएगी और जो बड़ी-बड़ी मूविंग एवरेज होगी उसके लिए सपोर्ट बन जाएगी। उसको हम कहेंगे गोल्डन क्रॉस। और इसी का अपोज़िट कर दो तो वो डेथ डेथ क्रॉस आ जाता है, अगर कोई बड़ी मूविंग एवरेज क्रॉस देकर छोटी मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाती है। उसको हम कहते हैं डेथ क्रॉस। वो अभी जब मैं प्लॉट करूँगा ना, ये सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मूविंग एवरेज ये काम करती है। अब यहाँ पे आपने ये भी देखना है, तो जो ऊपर मैंने बताया कि मूविंग एवरेज जो आती है ना, उसका मतलब है कौन से, इसका यूज़ केस क्या है और लास्ट वाली चीज़ के हाउ मैनी टाइम्स ऑफ मूविंग एवरेज, ठीक है जी। यहाँ पे देखो आप, पहली तो है एमए वाली, ठीक है? एमए, इसको हम मूविंग एवरेज को एसएमए भी बोलते होते हैं। मूविंग एवरेज को एसएम भी बोलते हैं और सेकंड जो उसकी टाइप है, उसको हम कहते हैं ईएमए। एसएमए और ईएमए। अब एसएमए क्या है? तो यहाँ से ऐसे करके, एसएमए का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज और ये जो है ईएमए, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोनों में फ़र्क इस चीज़ का है। सिंपल मूविंग एवरेज होती है जो स्लो चल रही होती है, लाइक
लाइक 2G और 3G, ठीक है? और जो ईएमए एक्सपोनेंशियल वो क्या होता है? वो लाइक 4G और 5G, बस ये एक सिंपल सी इसकी बात है। अब मार्केट के बीच में फ़ौरन क्विकली क्या मूवमेंट हो रही है वो ईएमए आपको बताती है, और जो एसएमए सिंपल होती है ना वो आपको थोड़ा स्लोली बताती है कि यार मार्केट के बीच में हो क्या रहा है दोनों मूविंग एवरेज ही है। कोई बंदा स्कैल्पर है, वो ईएमए इस्तेमाल कर लेता है, जो क्विकली कहता है मार्केट के बीच में जार मैं जाऊँ और एंट्री करूँ और एग्ज़िट कर लूँ, मैं प्रॉफ़िट मोटा-मोटा सा बुक करूँ, मैं वापस आ जाऊँ। कोई इंसान है वो ज़िग-ज़ैग ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्विंग ट्रेड कर रहा है, वो एसएमए इस्तेमाल कर लेता है। तो काम दोनों एक तरह की देती है मूविंग एवरेज ही है। निकालने उन्होंने एवरेज ही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ही। अब इसी के अंदर ही अगर मैं बोल दूँगा डीएसएमए, तो ये क्या बन जाएगी? डेली सिंपल मूविंग एवरेज। ये 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, जी। 1 मिनट स्टॉप कीजिएगा, कॉल ले जी, जी। ठीक है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना आपकी तरफ? हाँ जी, मेरी तरफ हो रही है। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि अगर मैं एसएमए के साथ डीएसएमए लिख दूँगा तो डेली सिंपल मूविंग एवरेज बन जाएगी, और यही डी अगर मैं ईएमए के साथ लगाऊँगा तो वो क्या बन जाएगा? एक्स्पोनेंशियल डेली मूविंग एवरेज, वो बन जाएगी। अगर इसके साथ हम डब्ल्यू लगा देंगे तो वीकली को वो हाइलाइट कर देगी, और अगर इसके साथ हम एम को लगा देंगे वो मंथली कर देगा। ठीक हो। तो अगर इस टर्म के ऊपर हम आते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि यार मूविंग एवरेज इस तरह से बनती हैं। मतलब कि डेली, वीकली और मंथली। डी डेली, मंथली और वीकली। अगर ये तीनों हमारी आएँगी किसके अंदर? सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर भी और ईएमए के अंदर भी। तो ये हम कह सकते हैं ना कि 6 तरह की मूविंग एवरेज बनती है। हुँ, तो दोनों के बीच में जो आपके लिए वो बनती है एवरेज की रेंज होती है, वो आप कोई भी निकाल लो। तो अमूमन जो एंड वाली इस्तेमाल की जाती है ना, वो तकरीबन 200 मूविंग एवरेज इस्तेमाल की जाती है कि यार यहाँ तक बहुत एंड है, अच्छी खासी ये सपोर्ट है, या अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। डेली, मंथली या वीकली। अब जैसे मैं अब वापस आता हूँ लूना के चार्ट के ऊपर। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने चार्ट को बिल्कुल ड्रा किया हुआ, सिंपल। मैं इंडिकेटर के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे जाकर मैं लिखता हूँ एमए। अब ये मूविंग एवरेज कितनी ज़्यादा मुझे शो कर रहा है। इसके अंदर क्या चीज़ है कि भाई ये है स्टोर बिस बंदा है, और उसको तकरीबन कोई 2825 बंदों ने इसको अपने पास लाइक किया हुआ है। वो कह रहा है जी कि 7 ईएमए है और 5 एमए, यानी कि अगर आप एक ही इंडिकेटर का लगाओगे इसके अंदर आपको 7 तो टोटल ईएमए मिल जाएँगी और 5 आपको एमए मिल जाएँगी। मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि अब इसके पीछे मुझे क्या कह रहा है वो। अब यहाँ पे देखें आपको कुछ लाइनें शो हो रही हैं, अलग-अलग हुँ, टाइप की। अब मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ। अच्छा, सेटिंग के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो इंडिकेटर के ऊपर आके, और जहाँ पे इंडिकेटर चल रहा है ना उसके ऊपर भी आप डबल क्लिक करके उसकी सेटिंग में जा सकते हो। अब वो क्या कह रहा है कि ईएमए 1, 2, 3, 4, 5 जो हमने लगाई हुई है ना, इसके बीच में पहले वाली आपको 5 मिनट की 5 ईएमए लगी हुई है।
यानी कि टाइम फ्रेम है मेरा 1 दिन का, तो प्रीवियस जो 5 दिन है ना ईएमए 1 वाली, वो मुझे हुँ, पीछे वाले 5 दिनों की एवरेज शो कर रहा है। और ठीक। जो ये ईएमए 2 है वो पिछले 10 दिनों की शो कर रहा है, ईएमए 10 जो है वो 21 दिनों की शो कर रहा है, ईएमए 4 मुझे 81 की शो कर रहा है, 5 वाला 100 की, यानी कि पीछे जो 100 दिन ही गुज़रे हैं, ऑलमोस्ट कोई 3 महीने, उसकी शो कर रहा है। और जो ईएमए 6 है वो मुझे शो कर रहा है जी 200 की। 200 मीन के ये बन जाएँगे ऑलमोस्ट ढाई से 3 महीने, 200 दिन जो बनते हैं, 90 दिन बन गए आपके 3 महीने के। हाँ जी, 90 दिन 3 महीने के बन जाएँगे और 180 डेज़ आपके बन गए 6 महीने के, और ऊपर वाले जो 20 दिन है, ऑलमोस्ट 7 महीने की आपको ये मूविंग एवरेज शो कर रहा है, क्योंकि हमने ऊपर 1 डे को चूज़ किया हुआ है। और ये सिंपल मूविंग एवरेज भी वही वाली चीज़ बता रहा है, और अब वो सोर्स उनका बता रहा है क्या क्या कि भई प्रीवियस जब क्लोजिंग होगी है ना, उस हिसाब से मूविंग एवरेज आप हमें बता दो कि बाइंग सेलिंग होने के बाद जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है ना, एंड रिजल्ट क्या निकला। ठीक। अब मैं स्टाइल में जाता हूँ, जाकर जो जो मुझे मूविंग एवरेज चाहिए मैं उनका लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे जो है ना ईएमए 6 बन रहा है, सिर्फ़ 5 यहाँ पे मूविंग एवरेज ओपन है। अगर आप कलर को चेक करो, सबसे नीचे ये लाइट ब्राउन है, फिर ब्लू है, फिर स्काई ब्लू है, और उसके बाद ग्रीन है, फिर येलो। 5 मूविंग एवरेज शो हो रही है ना अभी आपको, और यहाँ हुँ, प्लॉट भी 5 ही है। अगर बाकी वाली मैंने ओपन करनी है, मैं खुद करूँगा उसको। जैसे यहाँ पे मैं पहले वाली 3 को मैं खत्म कर देता हूँ। 4 नंबर और 5 नंबर खत्म कर देता हूँ, पहले वाली 3 रहने देता हूँ। 1, 2, 3 वाली मेरी एक्टिव है, और इसके साथ मैं एमए 1, एमए 2 और एमए 3 मैं ले लेता हूँ। तो ऑलमोस्ट आप देखो कि सेम पास-पास ही है, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क है। हुँ, सिंपल मूविंग एवरेज स्लो चलती है और जो ईएमए है वो थोड़ा फ़ास्ट चलती है। इस वजह से आप देख रहे हो कि उनके बीच में कुछ ना कुछ फ़र्क है। ऐसे ही है। हुँ, पीछे कलर चेंजिंग होगी ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं कहता हूँ कि यार मुझे आप ऐसा करो कि एक स्ट्रैटेजी है, जैसे मैं वापस जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ईएमए 1 में आप मुझे 21 की चेक करवाओ 1 डे की, और आप मुझे 50 की चेक करवा दो ईएमए 2 में, और मुझे आप 30 के बीच में आप मुझे 100 की चेक करवा दो, ठीक है? और सिर्फ मुझे 3 ही मूविंग एवरेज चाहिए, मैं 3 ही ऑन करता हूँ। कलरिंग अपने हिसाब से उसकी मैं करना चाहूँ तो मैं करूँ, वो मेरी अपनी मर्ज़ी है, जो भी उसको डिज़ाइन देना चाहूँ लाइनों के साथ जैसे भी करके, अब वो हर बंदे की अपनी-अपनी चॉइस है। अच्छा, ये 1 डे के बीच में मुझे बता रहा है। अब 1 डे के बीच में आप ये चीज़ चेक करो कि जो ईएमए 100 वाली है ना, उसको भी चेक करना है आपने, उनका ओवरलैप होना भी चेक करना है, और चौथी भी मैं ओपन कर देता हूँ, मैं 200 कर देता हूँ। यहाँ से मैं उसको ओपन कर देता हूँ चौथी को। ये लो जी। अब यहाँ पे मुझे 1 डे के अंदर वो बता रहा है कि भाई अच्छा खासा लूना का जो ट्रेंड है ना, वो क्या है? वो है जनाबे वाला डाउन ट्रेंड के अंदर, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चल रही है, बार-बार उस पे टच करती है, नीचे गिर जाती है। ये चीज़ देखो ज़रा आप। ये मूविंग एवरेज जो ब्लू वाली है, उससे ऊपर देखो उसने ग्रीन वाली पे टच किया था, ईएमए ये 2 है, और ईएमए 2 हमारी कौन-सी थी? 81 के करीब की थी। वहाँ पे उसने टच किया और ये देखो नीचे ड्रॉप हो गई। फिर यहाँ हुँ, पे उसने टच किया, यहाँ पे यहाँ पे फिर वो ड्रॉप हो गई नीचे की तरफ, ये देखो आ रही है। अब यहाँ पे फिर वो थर्ड टाइम जो है ना, इस मूविंग एवरेज के ऊपर जो ईएमए 1 है वो नीचे आ रही है ना, क्रॉस करके नीचे आ रही है और बड़े हुँ, वाली ऊपर जा रही है। तो ट्रेंड क्या हो रहा है कि वो वीक होता जा रहा है। वो जब तक ये हाई वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक देके इसके ऊपर जाकर सपोर्ट नहीं बनाएगी, तब तक हम इसको नीचे की तरफ ही देखेंगे। और जो हमने पीछे चार्ट के अंदर एक एनालिसिस करके 88 वाला ज़ोन निकाला था। हुँ। याद है आपको 88 हाँ वाला जी, ज़ोन निकाला था? बिल्कुल। वहाँ पे रिवर्सिंग की पॉसिबिलिटी हो रही थी ना? हाँ जी। तो वहाँ पे टू हैंडर यानी कि हैवी किस्म की वहाँ पे 1 डे के अंदर सेलिंग प्रेशर है, ये देखो भाई ये मूविंग एवरेज कहाँ से उड़ती हुई आ रही है, ये चेक करो ज़रा। ये यहाँ से आ रही है। 200 मूविंग एवरेज है, यानी कि 200 दिन पहले की। ये देखो कहाँ से रिवर्स होके ऊपर की तरफ से आ रही है, यहाँ से। $70 से नीचे की तरफ आ रही है। तो अब कुछ समझ में आई कि ये मूविंग एवरेज जस्ट किस तरह से काम करती हैं? हुँ, अब इसी तरह से आप देखो कि यहाँ से जब उसने अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ से ब्रेक हो दी है, ऊपर तरफ गई है, कितने परसेंट यहाँ पे गई थी? इस वाली कैंडल में ऑलमोस्ट 74% ये ऊपर गई है, इस वाली कैंडल में। यानी कि प्राइस इसकी 48 से स्टार्ट हुई,
और 89 के ऊपर गई है। समथिंग 40 सेंट के ऊपर गई है 1 दिन में। अच्छा वॉल्यूम यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ओवरलैप खत्म हुआ इसका, मूविंग एवरेजेस के बीच में क्या हुआ, गैप आना शुरू हो गया। उसने यहाँ से क्या किया फिर, छोटी मूविंग एवरेज ऊपर चलेगी, उससे छोटे वाली नीचे आ गई, उससे बड़े वाली नीचे आ गई। सबसे छोटी ऊपर, फिर उससे बड़ी, उसके नीचे, फिर उससे बड़ी, उसके नीचे। तो अब ये क्या क्वेरी कर रहे हैं, अब ये यहाँ पे एक तरह से सपोर्ट का काम कर रही है। वो प्राइस इसके ऊपर चल रही है। पहली को टच करेगी, तो हम क्या कर सकते हैं कि यार जब जब ये इसके साथ-साथ ऊपर जाती जाएगी ना, जैसे यहाँ पे मैं सिंपल आपको एक स्ट्रैटेजी बना के बताता हूँ। मैं जाता हूँ मूविंग एवरेज की जगह मैं चौथे वाली को खत्म कर देता हूँ। इसके कलर को मैं थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ ताकि हमें ना अच्छे-अच्छे नज़र आ जाए। सबसे ऊपर वाली को हम कर लेते हैं ब्लैक, और फिर हम दरमियान वाली को कर लेते हैं पहले वाली जो हमारे लिए वो है सपोर्ट का काम कर रही है, उसका हम ब्लू कर देते हैं, और लास्ट वाली को हम कर देते हैं ग्रीन का। तो यार ये चीज़ें आ गई। अब इसको मैं कर देता हूँ बंद। मैं चला जाता हूँ स्कैल्पिंग अगर मैंने करनी है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। मैं जाके देखता हूँ कि यार यहाँ पे मुझे कहाँ पे अच्छा टाइम टाइम मुझे मिल रहा है एंट्री करने का, या 1 घंटे के बीच में चेक कर लेता हूँ कि एंट्री कहाँ पे मुझे मिल सकती है। जब तक मूविंग एवरेजेस आपकी प्राइस के ऊपर-ऊपर चल रही हैं, तो वो आपके लिए क्या है, शॉर्ट की पोज़ीशन है, यानी कि आप अपने ऑर्डर को नीचे की तरफ आप रखो, ठीक है। ऊपर की तरफ आप ना लेकर जाओ। अब यहाँ पे आप देखो कि इस जगह पे, यहाँ पे मार्केट क्या थी, साइडवेज़ ही ओवरलैप हो रही थी, सारी मूविंग एवरेजेस। इस जगह पे अब देखो, तो यहाँ पे ट्रेड हमारी नहीं बनती, ऐसे ही है। अब जब अच्छा खासा हमें सेलिंग ट्रिगर यहाँ पे मिला है, तो यार एक अच्छी कैंडल जो है ना बेरिश बनी है और उसने नीचे क्लोजिंग दे दी है, उस कैंडल्स के। मूविंग एवरेज के नीचे उसने क्लोजिंग दे दी है इस जगह पे ना, ये वाली पे करके, ये कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं शॉर्ट की पोज़ीशन करूँगा ओपन, ये शॉर्ट वाली पोज़ीशन यानी कि सेलिंग वाली पोज़ीशन ओपन करूँगा इस जगह से, मूविंग एवरेज से नीचे। या ठीक है, उसने टच कर दिया, यहाँ पे ओपन कर दिया। अपना एसएल उठाऊँगा प्रीवियस कैंडल का जो हाई होगा यहाँ पे, या ये आप लगा लो, यहाँ पे लगा दूँगा, और जो टारगेट होगा उसको मैं नीचे सेट कर दूँगा, या जो मेरी स्ट्रैटेजी है कि यार जब तक ये कैंडल के नीचे-नीचे चलती जाएगी ना प्राइसेज़ की, तब तक मेरा एसएल बढ़ता जाएगा, यानी कि अब मेरा वहाँ पर टीपी बढ़ाता जाऊँगा। मैं जैसे यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देखो कि ये आपने एक स्ट्रैटेजी यूज़ की है मूविंग एवरेजेस के ज़रिए, कि पहली है ब्लैक वाली, सेकंड है आपकी ब्लू वाली, और थर्ड है आपकी ये ग्रीन वाली। आप कहते हो कि यार जब तक ये प्राइस दोबारा से ओवरलैप होकर ऊपर की तरफ नहीं आती, यानी कि ये दोबारा से ग्रीन के ऊपर नहीं आती ब्रेकआउट देके, तब तक तो भाई अपना प्रॉफिट मैं बुक करता जाऊँगा। आपने देखा ही यार है, यहाँ पे प्राइस ने टच किया इस जगह पे, ये ब्लैक के साथ-साथ, साथ-साथ, साथ-साथ चलती आ रही है। इस जगह पे आके हल्का-सा उसने टच किया है इसको, ब्लू को, यहाँ पे। अगर यहाँ से आप अपना एसएल उठाते हो, टीपी अब नीचे लेकर आ जाते, तो यार मार्केट अब नीचे की तरफ साथ-साथ जा रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी स्ट्रैटेजी चल रही है ना मूविंग एवरेज के ज़रिए। 3 आपने लगाई हुई हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप चल रहे हो। टाइम फ्रेम आपने चूज़ किया, आपने अपने ट्रेड को ओपन किया और अच्छा आपको पॉइंट मिला। अब आपने क्या किया कि यार अच्छा यहाँ पे है, मैं यहाँ पे करता हूँ कि ये आ गया भई, गैप बढ़ता जा रहा आपस में मूविंग एवरेज का, और मैं तो प्रॉफिट अब नीचे और लेकर जाऊँगा। ठीक है, ओके। यानी कि अब आप प्रॉफिट में आ गए हो और अपना एसएल आप और सेट कर दो, अलग से कर दो नया वाला, और जो टीपी है उसको भी आप आगे की तरफ लगा दो। आप कहते हो कि यार अब मैं क्या करूँगा कि ये जो ग्रीन है ना, क्योंकि ऊपर भी आपने ग्रीन के ऊपर रखा हुआ था ना ऑर्डर, एसएल अपना, वही 2% का आप एसएल लेकर नीचे चलते जा रहे हो। तो ये ग्रीन कैंडल के ऊपर ही है। ये ग्रीन जो आपकी मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर ही आपका एसएल चल रहा है, वही 2% वाले, और टीपी आपका नीचे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आप आए यार और नीचे चले गई है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये भी देखो आपका सपोर्ट बन रही है इस जगह पे, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, ठीक है? यानी कि यहाँ पे। इस जगह के ऊपर आके, जहाँ पे आईटी मार्केट और ओवरलैप होगी साथ ही, इस जगह पे आके उसने आपका जो ऑर्डर है ना, आपका एसएल उसने हिट कर दिया। कोई बात नहीं, अब प्रॉफिट चेक करो वहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आया। यहाँ से, यहाँ से मैं इसको चेक करता हूँ जो मेरी एंट्री थी यहाँ पे, और यहाँ तक जहाँ पे मेरा एसएल ट्रिगर हुआ है। भाई 16% का आपके पास प्रॉफिट, 17% का सॉरी, आपके पास प्रॉफिट निकल के आया है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका आगे बढ़ता जा रहा है, और ये किस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपने ट्रेड लिया है, जस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर ली है। कोई बंदा मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड ले रहा है, कोई बंदा मूविंग एवरेज के ऊपर ले रहा है, कोई बंदा ट्रेंड लाइन्स के ऊपर ले रहा है। तो देखिए कितनी स्ट्रैटेजीज़ बनती आ रही है। हुँ।
इसी को आप थोड़ा-सा आप ऑपोज़िट कर दो, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गई ऊपर की तरफ। अब बिल्कुल। यहाँ पे आप देखो कि इस जगह पे ए, ये तो हमारा हो गया ना, एसएल हिट हो गया विद प्रॉफिट बुक फॉर एग्ज़ाम्पल। यहाँ से क्या हुआ कि आपस के अंदर ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है हुँ, भैया, मैं वेट करूँगा यहाँ पे। जब मार्केट अपने हिसाब से मूवमेंट ऊपर कर देगी। अच्छा, यहाँ से मार्केट ने टच किया, अपने ग्रीन वाली कैंडल को ऊपर गई है और रीटेस्टिंग करने के लिए ब्लैक पे आ गया। तो यहाँ पे मेरी अब लॉन्ग की पोज़ीशन बनती है, यानी कि यहाँ पे अब मैं बाइंग करूँगा। यहाँ पे आपने बाइंग कर ली, तो अब आपका एसएल जो होगा वो नीचे वाली कैंडल के ऊपर होगा ना इस तरह से। हुँ, और यहाँ पे आपका ऊपर जो टीपी आ जाएगा, आप उसको ऊपर कहीं पे भी सेट कर लेते हो प्रीवियस को देख के, जहाँ पे आपके सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। जैसे ये वाली सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप चेक कर लो। कि यार ये यहाँ से मैंने एंट्री मारी थी ना इस जगह से, तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। प्रीवियस जहाँ से मैंने एंट्री पहली मारी थी उसके करीब से। तो ये देखें उसके करीब ही उसने विक लगा के नीचे की तरफ आई है ना मार्केट। हुँ, तो अब यहाँ पे अभी भी क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक मैं अपने प्रॉफिट में चल रहा हूँ। मार्केट से नीचे आई है। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि मेरा मेरा जो टारगेट था वो था ये वाला। अब मार्केट ने वहाँ पर टच तो नहीं किया, मैं सोया हुआ था, कोई बात नहीं यार ठीक है, मेरा निकल गया साइड पे। लेकिन स्टिल क्या हो रहा है, ये मेरी ट्रेड प्रॉफ़िट में चल रही है। और मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो क्या पहले उसने सपोर्ट कहाँ पे ले लिया, ब्लू वाली पे ले लिया। अभी वो 3rd के ऊपर नहीं गया और मेरा एसएल उससे भी नीचे है। यानी कि मेरा एसएल अगर हिट हो भी जाता थोड़ा-सा होगा, और अगर यहाँ पे आप मैन्युअल क्लोज़ करना चाहते हो तब भी आपकी अपनी खुद की मर्ज़ी है कि आप प्रॉफ़िट में हो। कुछ लोग होते हैं जिनको जल्दबाज़ी होती है प्रॉफ़िट बुक करने की, और जो प्रोफ़ेशनल बंदे होते हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं, अपनी परसेंटेज के ऊपर होते हैं, अपने ट्रेड को कंटिन्यू रहने देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे टच करती है, तो यहाँ तक ऊपर की तरफ जा सकती है। जैसे यहाँ से ऊपर मैं बढ़ाता हूँ, तो भाई ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगी, इस जगह पे आ गई। तो ऐसा करता हूँ कि यहाँ से आकर ना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपना एसएल वही रहने देता हूँ 2-2.5% का ही। अगर मार्केट ग्रीन लाइन से नीचे आकर टच करती है, तो एसएल हिट होगा, वरना ये ऊपर ही मार्केट जाएगी, क्योंकि अब मेरा टारगेट ऊपर बढ़ गया है ना, इस जगह से हट के यहाँ पे आ गया है। हुँ, तो अभी भी स्टिल अगर यहाँ से आपका ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हो जाता है, एसएल हिट हो जाता है, तो जहाँ पे आपने एंट्री मारी थी, वो ये पॉइंट था, इस जगह से। यहाँ से आपने एंट्री मारी थी और इसके बावजूद भी आपके पास जो एसएल की सूरत में प्रॉफ़िट है वो कितना है? तकरीबन 2% का आपके पास फिर भी प्रॉफ़िट ही है। तो ये मूविंग एवरेज का क्लियर हुआ आपको? हुँ, हुआ। ठीक है। स्ट्रैटेजी का भी पता चल गया कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हुँ, इसी तरह से जो बाकी वाले आपके पास वो आएँगे ना इंडिकेटर्स, उसका भी वन बाय वन करके आपको मैं बताता जाऊँगा, और अभी आप कोशिश ये करो कि जितनी आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक होगा। ये जो आपके दिन अभी ये वाले आएँगे ना मंडे से नेक्स्ट वीक तक जो आपके दिन आएँगे, उसके हुँ, बीच में आप अपनी रिकॉर्डिंग चाहे देखो, जो आप वो तो आपको रोज़ाना आ रही है ना रिकॉर्डिंग, आप उसमें हुँ, देखो, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगती वैसे ही चार्ट बनाओ, उसमें समझ नहीं लगती वैसे ही आप पूछ लो, और उसके ऊपर प्रैक्टिस करो कि यार जो चीज़ें मैंने देखी हुई है ना, उसके भी मुझे अब क्या समझ में आया है। ठीक होगा। तो ये जब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ना, वो बाकी वाले इंडिकेटर्स हैं, उसका मैं आपको बता दूँगा कि उनका यूज़ केस क्या है, वो कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ स्ट्रैटेजी किस तरह से बनती है। तो ये ठीक चीज़ों है। को सिर्फ़ क्या होता है, आसान बनाने के लिए होता है, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे भी आप एक चीज़ अगर आप ऊपर देख रहे होगे ना इस जगह पे, ये हुँ, मेरे पास क्या है, यहाँ पे पॉइंट आपके पास निकल के आ रहे होंगे। ब्लैक वाली ईएमए के ऊपर पॉइंट कौन-सा है? 64.94 है। हुँ, 64.94, ये देखें, ये ब्लैक वाली मूविंग एवरेज। हुँ, उसके बाद जो ब्लू वाली है, उसके नीचे 6408। फिर ये जो ईएमए अब नीचे वाली ग्रीन वाली है, 3rd ईएमए उसका 6294, यानी कि ये प्राइस रेंज बता रही है। प्राइस अगर इसके ऊपर चल रही है, तो ये ब्लू वाली ये जो चीज़ है, क्या इसके लिए सपोर्ट है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। और अगर प्राइस ये ऊपर की तरफ चल रही है और ऊपर उसको रेजिस्टेंस है, बिल्कुल है। ऊपर रेजिस्टेंस है, और इसके लिए जो सेकंड सपोर्ट है, ये वाली ग्रीन बन जाएगी, क्योंकि प्राइस अभी तक इसके ऊपर है। हुँ, ये इसकी स्पोर्ट बन गई। ठीक है ना? तो साइड में वो क्या कर रहा है, मेंशन कर रहा है कि भाई ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, जो कहते हैं ना कि आप किस तरह से देखें या टीपी कहाँ पे सेट करें और एसएल कहाँ पे सेट करें। मूविंग एवरेजेस का लगाओ, ये आपकी स्ट्रैटेजी है, उसके साथ चलो आप, ठीक है, ओके डन हो गया, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसके अपने टारगेट को सेट कर दो कि यहाँ पे मैंने चीज़ को सेल करना है, यहाँ से मैंने चीज़ को उठाना। यहाँ पे मैंने अपना जो ऑर्डर है ना, उसको मैंने ट्रिगर कर देना आगे की तरफ, यानी कि ट्रेल कर देना, ट्रेलिंग स्टॉप उसमें ट्रेलिंग टीपी कहते हैं इसको, कि आप बढ़ाते जाते हो आगे की तरफ। जैसे हम यहाँ से इस जगह से ट्रेड लेकर नीचे 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 करते करते यहाँ पे आ गए हम,
और जैसे ही उसने यहाँ से अब हमारा एसएल को हिट किया, भाई हम ऑलरेडी 16-17% के प्रॉफिट के अंदर ही बैठे हुए। और अगर यहाँ से मैं कहता नहीं यार ठीक है छोड़ दो, जब मेरा टीपी नीचे जाएगा तो ओके है, भाई कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे आप देखो कि जो आपका यहाँ पर ट्रेल होना था, उसकी जगह पे आपका यहाँ पे आया वापिस आपके एंट्री पॉइंट के पास। तो फ़ायदा उस चीज़ का था। अगर करंटली आप अभी भी देखते ना को 10-12 दिन आपने देखी होती मार्केट, ठीक है यार यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट बन रहा है वो कितना है जी? उसको अगर मैं चेक करता हूँ, अभी के टाइम पे, तो यहाँ पे ये मुझे प्रॉफिट मिलना था 10% का। 10% का 17% का तकरीबन 45% या 45% के करीब का देखिए डिफरेंस बीच में आ गया। हुँ, तो ये चीज़ होती है कि आप ट्रेल करते जाते हो आगे और अपने ट्रेड के ऊपर आप नज़र भी रखते हो कि यार क्या मूवमेंट हो रही है और जो मैंने प्लान रेडी किया है ना, मैं उसके ऊपर पाबंद हूँ, मैं स्ट्रिक्ट हूँ। मैंने उसके अकॉर्डिंगली ही वर्किंग करनी है, मैंने उसके अगेंस्ट नहीं जाना। मैंने अपने असाब पे मजबूती रखनी है, मैंने अपने साइकिल के ऊपर मजबूती रखनी है। मेंटली तौर पे मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है कि यार यहाँ पे ये काम होगा तो मैंने इस तरह से चलना है, वरना जो मेरा ऐसा लगा हुआ वो लगा हुआ। ठीक हो, ओके हो गया? ओके। ठीक है।